हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मार्क्स आप बाय सोनी यादव। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरबों का सिंध पर आक्रमण का कारण और प्रभाव क्या? शुरू करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या था, भारत की राजनीतिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जो दशा थी भारत की राजनीति की वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। भारत बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था और राजाओं में एकता का जो था वो अभाव था। और यही कारण था कि विदेशी जो शासक थे, विदेशी जो लोग थे, उनको भारत पर आक्रमण करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा सा अवसर प्राप्त हो गया। अरबों के कारण आक्रमण के समय उत्तरी और दक्षिणी भारत में अनेक राज्य थे। अब के मरुस्थल में निवास और अरब के जो मरुस्थल थे वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें अरबी कहते थे। इस्लाम को स्वीकार करने से पहले वो लोग क्या करते थे, भारत से व्यापार करते थे और हमारे उनके साथ व्यापारिक संबंध थे। लेकिन मुसलमान बनने के पश्चात उन्होंने क्या है, अपने धर्म का, अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और उसको फैलाने के इरादे से भारत पर आक्रमण किया। और इस दिशा में मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि उसी के आक्रमण के बाद क्या है कि भारत पर उन्होंने जीत हासिल की। वह ईरान का जो गवर्नर था, अल हजाज का सेनापति और दामाद था। 712 में उसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तब उसकी जो यानी कि मोहम्मद बिन कासिम है, उसकी जो उम्र थी वो 17 साल। अब अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किए थे उसके कारणों की चर्चा कर लेते हैं। जो पहला कारण था वो था धन प्राप्त करना। अरब की जो भूमि थी वो मरुस्थलीय इलाका था, उनका रेगिस्तानी इलाका था, जिस वजह से वहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ नहीं थी और कृषि करना वहाँ असंभव था। आर्थिक दृष्टि से जो अरब के देश थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और भारत की संपन्नता से वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थे। धन प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण किया उन्होंने और अपनी आवश्यकता और लालच को संतुष्ट करने के इरादे से अरब के जो शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा जो कारण था वो ये था कि भारत पर अधिकार करना। इतिहासकारों का ये विचार है कि सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, ईरान, पर्शिया आदि प्रदेशों को जीतने के बाद जो है अब वो भारत को भी को जीत कर भी अपनी जो विजय है उस पर चार चांद लगाना चाहते थे। तीसरा जो कारण है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है धर्म का प्रचार प्रसार। इस्लाम के जो संत खलीफा थे उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम की जो लोकप्रियता है उसको दूर स्थित प्रदेशों तक फैलाया जाए, क्योंकि उस समय जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान था वो हिंदुओं का देश था और मूर्ति पूजा किया करता था। अतः अरबों का विचार था कि भारत पर विजय प्राप्त करने के इरादे से उन्होंने मूर्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अवसर है। चौथा जो कारण है वो है महत्वाकांक्षी शासक। अरब के जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। इतने सारे देशों को जीतने के बाद, जैसे कि सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और पर्शिया आदि पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या है कि भारत को भी अपने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भारत की ओर देखना शुरू कर दिया। 1636 से 37 तक के निरंतर प्रयास के बाद क्या है, भारत पर उन्हें जीत हासिल हो गई। पांचवा जो कारण था वो था स्वामित्व को लगी ठेस। स्वामित्व को लगी ठेस में क्या था अब कि देवल के तट पर सिंध के जो लुटेरे थे उनके द्वारा अरबों के जहाज़ों को लूट लिया गया, जिससे जो अरबी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट, जो अरबी व्यापारी थे वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो गए और अरबों ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बसरा का जो गवर्नर था अल हजाज ने सिंध के जो राजा थे उसे लुटेरों को दंड देने और नुकसान की पूर्ति करने के लिए कहा और ऐसा आदेश दिया। परंतु जो सिंध के जो राजा थे दाहिर, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और यही कारण था कि अरबों के स्वामित्व को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची। और यही कुछ कारण है, यही 5 कारण है जिसके कारण उन्होंने क्या है कि भारत देश पर आक्रमण किया। अब क्या है, भारत पर जो अरबों का आक्रमण था उसके बाद जो भारत पर प्रभाव पड़ा था, भारत के समाज पे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सिंध पर जो अरब शासन के प्रभाव की समीक्षा एवं मूल्यांकन विविध ढंग से हुआ है। अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग विचार है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले जो है वो है स्टैनले लैंडपुल। उनके अनुसार क्या है, ये एक महत्वहीन घटना थी जिसका कोई भी दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा था।
हैवल के अनुसार क्या है, अरबों ने भारतीयों से विविध ज्ञान अर्जित किया। बहुत अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान है, तौर तरीके हैं, उन सबको अरबों ने सीखा। मैकलिन के अनुसार क्या था कि आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इसके कारण इसका जो असर था, इसमें ध्यान देने योग्य बात या तथ्य ये है कि सिंध में अरबों द्वारा निर्मित एवं संचालित जो प्रशासनिक नीतियाँ थी, वो आगे चल के मध्यकालीन भारत के तुर्क, अफगान एवं मुगल शासकों को भी प्रभावित करती है। सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि खास प्रभाव नहीं पड़ा अरबों की मौजूदगी से। जो राजनीति है, भारत की राजनीति, वो अप्रभावित रहा। अप्रभावित क्यों रहा? अप्रभावित रहा। दूसरा जो कारण है प्रभाव है वो ये है, शासकीय नियंत्रण भी सीमित क्षेत्र में रहा और स्थानीय जो भूपतियों का जो कुलीन वर्ग पर नियंत्रण रहा और ग्रामीण इलाकों पर बना रहा। तीसरा जो प्रभाव है वो ये है कि सशक्त प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ब्राह्मण कुलीन वर्ग का समर्थन, जजिया की वसूली, स्थानीय जनसमुदाय की सुरक्षा, शहरी केंद्रों के आसपास विस्तृत भूभागों पर नियंत्रण आदि के लिए इन जो ब्राह्मण कुलीन वर्ग है उसका सपोर्ट लिया गया, उसकी हेल्प ली गई। चौथा जो प्रभाव है वो ये है कि विजित जो क्षेत्रों में अरबों ने कुछ नए राज्य संगठित किए, जिनमें मसूरो, मुफज्जाबाद, मुल्तान प्रमुख थे। कालांतर मसूरा और महफूजाबाद के जो राजा एक हो गए और एवं मुल्तान अरब शासन के दो। स्थानीय भूपतियों और कुलीन वर्ग का नियंत्रण ग्रामीण इलाकों पर बना रहा। तीसरा जो प्रभाव था वो था सशक्त प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ब्राह्मण कुलीन वर्ग का समर्थन लिया गया। जजिया कर की वसूली, स्थानीय जन समुदाय की सुरक्षा, शहरी केंद्रों के आसपास के विस्तृत भूभागों पर नियंत्रण आदि के लिए जो ब्राह्मण और कुलीन वर्ग की जो है अरब के शासकों ने हेल्प ली। चौथा जो प्रभाव है वो ये है कि विजय क्षेत्रों में अरबों ने कुछ नए राज्य संगठित किए, जिसमें से मसूरो, महफजा और मुल्तान प्रमुख थे। कालांतर में मसूरो और महफजा के जो राजा थे वो एक हो गए और सिंध और मुल्तान अरब शासक के दो नए केंद्र बन गए। बाकी जो अन्य जो राज्य थे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए राजनीतिक जीवन जो है वो पहले की तरह ही बना रहा। भारत के जो आर्थिक जीवन था उस पर अरबों के आक्रमण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहला क्या है कि कृषि उत्पादन और व्यापार एवं वाणिज्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और बाहरी प्रदेशों से, समुद्री पार प्रदेशों से भी भारत के जो व्यापार है, जो वाणिज्य है वो बढ़ गया था। दूसरा, मरुभूमि क्षेत्र में कृषि के विकास करने के लिए खजूर की खेती को बढ़ावा दिया गया, जिसमें अरबों का योगदान निर्णायक रहा। तीसरा, ऊंट पालन और उन्नत नस्ल के ऊंट स्थानीय तौर पर उपलब्ध कराए गए। चौथा जो है प्रभाव वो ये था कि चर्म शिल्प यानी कि चमड़े से बने हुए जो अलग अलग प्रकार की शिल्पियाँ थी, उनके क्षेत्र में प्रगति हुई। नरम एवं चिकने चमड़े का उत्पादन बढ़ा। इससे बने चमड़े के सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बिकने लगे, जिससे अरबों के साथ साथ भारत के जो लोग थे, भारत के जो व्यापारी थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक फायदा हुआ। पांचवा जो प्रभाव है वो ये है कि अरबों का भारतीय नगरों में से व्यापार और भी बढ़ गया और संपन्न बन गया। अरब व्यापारियों की बस्तियां पूर्वी तट पर भी स्थापित हुई। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार विकसित हुआ और चीन के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार में उन्नत प्रगति हुई। अब धर्म और नगरीय जीवन पर प्रभाव की बात करते हैं। धर्म और नगरीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा अरबों के आक्रमण का? पहला जो प्रभाव था वो ये था कि अरबों ने नगरीय जीवन को उन्नत आधार दिया। व्यापारियों की सुविधा के लिए उन्होंने कारवां और सराय आदि का निर्माण किया, जिससे व्यापारियों की जो परेशानियां थी वो खत्म हुई। मस्जिदें बनवाई। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में यातायात की सुविधाओं को विकसित किया गया। सड़कें बनाई गई। चौथा जो प्रभाव था वो ये था कि धीरे धीरे क्षेत्र में व्यापार और बौद्ध व्यापारियों का नियंत्रण समाप्त हो गया और सिर्फ अरब पतियों का अधिकार, अरब के जो व्यापारी थे उनका अधिकार स्थापित हो गया। फिफ्थ जो प्रभाव था वो ये था कि बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के साथ साथ जो
धर्म प्रचार प्रसार अधिक बढ़ गया और यह बात लोगों को आकर्षित करने लगी और भारत की काफ़ी ज़्यादा जो जनता थी वो इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हुई और इस्लाम धर्म को उन्होंने अपनाना शुरू। सामाजिक जीवन पर भी अरबों का जो आक्रमण था उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पहला ये कि स्थानीय महिलाओं के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उनके साथ वैवाहिक संबंध सिर्फ अपने धर्म को के प्रचार प्रसार के लिए और अपने धर्म की जो नस्ल थी, अपने धर्म के जो लोग थे उसके बढ़ावे के लिए किया गया। अरबी भाषा का प्रचलन संस्कृत के अतिरिक्त स्थानीय भाषा में अरबी भाषा में भी अभिरुचि लेने लगे। सिंधी भाषा की जो लिपि का विकास है अरबी लिपि के आधार पर हुआ तथा अरबी मूल के अनेक शब्दों का प्रचलन सिंधी भाषा में हुआ। 1886 ईस्वी में पहली बार सिंधी भाषा में कुरान का अनुवादन हुआ। धीरे धीरे धर्म परिवर्तन के माध्यम से इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ गया। स्मरणीय है कि इस्लाम का प्रचार एकाएक नहीं हुआ बल्कि एक लंबे समय में धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से इस्लाम धर्म का जो विकास है वो भारत में हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म जो है सिंध से जो है बौद्ध धर्म बिल्कुल ही विलुप्त होने लग गया, बिल्कुल गायब होने लग गया और हिंदू धर्म का जो अस्तित्व है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रह गया। जो रिहायशी इलाके थे, जो व्यापारिक प्रदेश थे, उन सभी जगहों में इस्लाम धर्म ने अपने पैर काफ़ी ज़्यादा पसार लिए थे। अरबों ने स्थानीय परंपराओं तथा रीति रिवाज को अपनाया और इस तरह सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित हुआ और जो ये हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े थे, जो उनके बीच जलनशील भावना थी, जो भी कटुता थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और उनके बीच समन्वय स्थापित होने लगा। सो ये अरबों के आक्रमण के कारण और जो भारत पर और भारत की राजनीति, नगर, समाज और आर्थिक दृष्टि से इन पर जो भी प्रभाव पड़े थे, ये उसका एक सिस्टमेटिक आंसर था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।